नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कपूर। आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के शामिल कास्ट कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आप सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करें, आपको नए अवसर प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बहुत कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर घट रहा है और विशेष रूप से भारतीय राजनीति के संदर्भ में, चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या फिर उसके परिणाम स्वरूप उसके दफ्तरों पर जो छापे पड़े हैं सरकार के वो हो, या फिर जॉर्ज सोरोस का मसला जो निकल के आया। हालांकि मैं उसको कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देता, लेकिन न्यूज आइटम तो बनती है। आजकल सेंसेशनलिज्म जो है वो सर चढ़कर बोलता है। इजरायली हैकर्स हों जिन्होंने 30 से ज्यादा मुल्कों के अंदर चुनावों को सोशल मीडिया के द्वारा मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ये भी खबर थी। और ऑफ कोर्स हमारा काफी समय से चला आ रहा अडानी गेट तो चल ही रहा है। कहीं ना कहीं भारत इन सभी एक्टिविटीज के केंद्र में है। जब भारत केंद्र में है तो मोदी की बात भी आती है। अब चाहे कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, विश्व पटल पर इनका प्रभाव तो पड़ता है। दूसरी बात, बीबीसी के दफ्तर पर जो छापा पड़ा उससे एक संदेश जाता है कि सरकार किसी से डरती नहीं है, चाहे फॉरेन से चलने वाला कोई मीडिया हाउस हो या भारत से चलने वाला हो, और वो हर रूप में अगर वो चाहे तो उनको इंटिमिडेट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। संदेश यही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस समय भारत को एक इमर्जिंग पावर नहीं, इमर्ज्ड पावर के रूप में देख रहे हैं। शायद उन्हें पूरी पिक्चर ज्ञात नहीं है, या फिर ज्ञात होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस मिल रहा है तो वो सोचते हैं कि सब कुछ चंगा ही है। तो जो उजला चांद और काला चांद, ये जो हिस्से दो चांद के होते हैं कि हमारे सामने उजला चांद ही रहता है और काला चांद नजर नहीं आता। और एक शख्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि भारत ऑलरेडी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारतीयों की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो बाहर के रहते हैं और इंडियन, वो भी मिला लिया उन्होंने आपस में। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मैं भी देखकर हैरान हुआ। और उसका भी जो श्रेय है खास व्यक्ति को दिया जा रहा है जो भारत में अभी कर्णधार के रूप में मौजूद है। ये वो डायस्पोरा हिंदुस्तान का जो 50, 60, 70, 80, 90s में जो गए थे वहां पर, और उस जमाने में आईआईटीज या आईएम करके या उच्च शिक्षा प्राप्त करके गए थे, जब शायद मोदी जी राजनीति में भी नहीं रहे होंगे। लेकिन अब जब फल पक गया तो क्रेडिट लेने को सब तैयार होते हैं। क्या भारत की छवि को या भारतीय प्रधानमंत्री की छवि को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय लोकतंत्र को अपने चश्मे से देख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जहां पर भारत का जो बिजनेस एक मैग्नीट्यूड है सिस्टम, उसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। दरअसल हो क्या रहा है पर्दे के पीछे? क्या वास्तव में भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? क्या वास्तव में कोई छवि को क्षति पहुंच रही है? इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। मैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। हालांकि जितने भी विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन रवायत है। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से राजेश ठाकर जी, जो कि जाना पहचाना चेहरा है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलोक भदौरिया जी और अधीर रोहल जी, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम अपने अर्थशास्त्री मित्र अखिल स्वामी जी के पास चलते हैं और प्रोफेसर साहब से समझते हैं ये सारा मसला क्या है, कितनी इसकी गहराई है और भारत पर इसका जो असर है वो किस रूप में हमें देखना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए दिनेश जी, वास्तविकता में अगर इसका विश्लेषण किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है और क्या होनी चाहिए थी और क्या भारत की प्रतिष्ठा गिरी है या कोई षड्यंत्र हो रहा है, ये सारे प्रश्न जो हैं विचाराधीन हैं।
देखिए, पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि भारत उदीयमान राष्ट्र है, तो लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों करेंगे? और एक दो देश हमारे खिलाफ षड्यंत्र करें, जैसे हम मान सकते थे कि चीन हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये बात तो हम मान सकते थे क्योंकि हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं और हमारे शत्रु राष्ट्र हैं। लेकिन एक सामान्य जन इस बात को मानता है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उन्होंने भारत का समर्थन इसलिए किया कि वो चीन के खिलाफ एक ऐसी शक्ति को देख रहा था, भारतवर्ष को, जो एक लोकतंत्र था, जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था और जहां पे जनसंख्या बढ़ रही थी और लेबर कॉस्ट कम थी, इसलिए हमें हमारे अंदर उनको एक बहुत ज्यादा अवसर दिखाई दे रहा था। तो अगर चीन हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहा, गुब्बारा भेजता है, हमारे यहां चौकियां बना लेता है, हमारे सैनिकों की हत्या कर देता है, और हमें ऐसा लगता है, हमारे शासन तंत्र को यह लगता है कि चीन और पाकिस्तान नहीं हमारे खिलाफ, वो सारे राष्ट्र षड्यंत्र कर रहे हैं जिनको अभी तक हम मित्र राष्ट्र मानते थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा संभव है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक हम लोग ये मानते आए थे कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, वहां लैंड करते थे, तो वहां एक बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे, मोदी मोदी के नारे लगते थे। तो ये ऐसा क्या पलट गया 15 दिन के अंदर कि जहां भारत का डंका बज रहा था, वहां भारत की इस खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हो गया? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि क्या अगर पूरे सारे देश और सारे पूंजीपति और सारे बैंक्स, अगर रेप्यूटेड मैगजीन्स अगर ये कह रही हैं कि ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसमें घपला है और बहुत बड़ा शेल कंपनीज का इसमें षड्यंत्र है और पूरा मैनिपुलेशन है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है, अगर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? भारत सरकार को अडानी जी से क्या लेना देना, या किसी भी पूंजीपति से क्या लेना देना? क्योंकि अडानी जी एक स्मॉल फ्राई हैं, एक पूंजीपति हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, एक जांच हो जाएगी तो बिल्कुल पाक दामन साफ हो जाएंगे। जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके षड्यंत्र फेल हो जाएगा और भारत की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा कि वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, भारत सरकार का और भारत का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन हम जांच नहीं करा रहे हैं। अगर ये पता चलता है, और ये सारी वो मैगजीन्स हैं जो रिसर्च करती हैं, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने लोन दे रखा था, अपने लोन को अगर रिकॉल कर रही हैं और अडानी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोन को वापस दे दें जिससे कि उनके प्रश्न चिन्ह से वो बच सकें, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो कोई जांच की आवश्यकता है। तो जांच क्यों नहीं हो रही है? अब इसके बाद आप ये देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना महत्व है एक लिस्टेड कंपनी में। मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, लेकिन जैसे टाटा समूह की कंपनियां हैं या इन्फोसिस है, इसके बारे में सब जानते हैं कि इनके यहां जो भी है ये स्पष्ट बता देते हैं। ये अपनी गाइडलाइंस भी अगर इन्फोसिस बताता है तो कम से कम नेगेटिव बताता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपना आउटलुक नहीं बताता है। इसलिए लोगों को लगता है कि इनके यहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी कैपिटल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। लोग उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो सिद्धांत हैं, और इसीलिए जो कुमार मंगलम कमेटी बनी और इसमें हुआ कि 51% जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिससे कि एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, जिससे कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई शिथिलता ना आए। लेकिन और उस कंपनी, अच्छा अब प्रश्न है विदेशी निवेशकों का, केवल देश के निवेशकों का प्रश्न नहीं है। अगर विदेशी निवेशक अपने जो उनकी चिंताएं हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो उसे सिरे से खारिज करने का क्या प्रश्न है? उन्हें देशद्रोही और भारत विरोधी बताने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने भारतवर्ष में निवेश किया हुआ है। अगर भारतवर्ष पे उनकी निष्ठा या उनका विश्वास डिगेगा तो वो अपना निवेश कम कर देंगे और उससे देश का नुकसान होगा। हमारा देश जो है वो बहुत ज्यादा डेफिसिट के अंदर है, ट्रेड डेफिसिट हमारे देश के अंदर है, आयात हम ज्यादा करते हैं, निर्यात हमारा कम होता है, रुपया हमारा वीक होता है, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपके फॉरेन डेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर विदेशी निवेशकों और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे आप पंगा लेना चाहोगे, ये मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं दिनेश जी। ये मोहल्ले की लड़ाई में उसको धमका लोगे, आप गिरा दोगे। प्रश्न, अच्छा ये एक देश से नहीं आ रहा है, ये सारे देशों से आ रहा है, विश्व के हर कोने से आ रहा है। तो इसमें जांच कराने में और अपनी निष्ठा को और अपनी सत्यता को स्थापित करने के लिए तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को अडानी जी से इतना ज्यादा उन्होंने अपने को बिल्कुल लपेट लिया है कि कल अगर प्रूव हो गया 15-20 दिन के अंदर अडानी जी दोषी थे तो इसमें भारत की प्रतिष्ठा तो बिल्कुल धूमिल हो जाएगी।
धूल में मिल जाएगी। तो इतनी ज्यादा उनके साथ अपने को लगाव रखने की आवश्यकता क्यों है? अभी तक उनको एक्यूज मानकर उनको सेबी बुला लेती, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे दिनेश जी देखे हैं जहां पे एक आरोप लगा, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि एक मंत्री जी थे 100 करोड़ की फिरौती मांगा करते थे और वो मंत्री जी 1.5 साल के लिए अंदर हो गए और कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता था। तो प्रश्न है, यहाँ पे एक मौखिक एक एक्यूज्ड ने एक आरोप लगाया था, आपने 1.5 साल अंदर कर लिया, तो यहाँ तो पूरी विश्व की वित्तीय संस्थाएं आपके खिलाफ आरोप लगा रही हैं। तो उसको कस्टडी में लेकर उसको इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता है, ईडी उसमें इंक्वायरी क्यों नहीं करती है और 15 दिन के अंदर प्रूव क्यों नहीं कर देती है कि अदानी जी की कोई गलती नहीं है, भारत के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया है, यहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बात साफ हो जाएगी। लेकिन जांच से बचना और अडानी जी की बचाव करना जो है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है और भारत की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा इससे दिनेश जी गिर रही है। जी।